ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही असम में कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही यहां आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम अलर्ट। तो मौसम अलर्ट में हम आपको बताएंगे कि मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कहां पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहां पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। और ये तमाम जानकारी हम आपको अपने इस नक्शे के द्वारा देंगे कि कहां पर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। आप देख सकते हैं कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जोरदार बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यानी कि सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत जो मध्य भारत है और इसके साथ साथ जो कुछ जुड़े हुए इलाके जैसे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन तमाम जगह पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर बारिश और तेज हवाओं के चलने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। फिर चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्व अनुमान जान लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति रह सकती है। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से। आप देख सकते हैं गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह ऐसी है जहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बारिश हो सकती है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम का जो मिजाज है वो रह सकता है, वो हम आपको इस सेगमेंट में बता रहे हैं। तो हमने अभी बात करी उत्तर भारत की, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है और बाकी के जो कुछ हिस्से वहां पर भी बारिश हो सकती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार में भी यही स्थिति बनी हुई है, यानी कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मध्य भारत में। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि जो इसके आसपास के इलाके हैं, जगह है, यहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल चेतावनी दी गई है, जानकारी दी गई है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम की स्थिति रहेगी वो आपने जान ली। अब पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो भी जान लेते हैं। इस नक्शे के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि जो उत्तर भारत का इलाका है, ज्यादातर जगह पर यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर तेज हवाएं भी चली है और बर्फबारी भी हुई है। आप देखिए कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ तमाम जगह बारिश, बर्फबारी हुई है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी यही हाल रहा है। हालांकि पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश रही है। आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत जो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। यानी कि मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। आप देखेंगे जब दक्षिण का रुख करेंगे तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जोरदार बारिश और इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार में भी जोरदार बारिश। और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हाल है। पश्चिम और मध्य भारत में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जोरदार बारिश हुई है और काफी सारी जगह ऐसी भी है मध्य भारत की जहाँ पर
जोरदार हवाएं भी चली हैं, तेज हवाएं चली हैं बारिश के साथ साथ। तो ये तो हमने आपको दी मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, क्या कुछ मौसम का हाल पिछले 24 घंटे में रहा, आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति रह सकती है, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया और साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से, और उत्तर भारत, ये देखिए हम अधिकतम तापमान आपको बता देते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत का रुख करते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन तमाम जगह पर 4 डिग्री सेल्सियस कम जो है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो अब हम अधिकतम तापमान की स्थिति आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, क्या कुछ डिफरेंस दर्ज किया गया। असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो कहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया, कितना ज्यादा कितना कम दर्ज किया गया, वो बता रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहां दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। विदर्भ के अकोला में 42.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है। तो ये तो हमने बात की अधिकतम तापमान की। अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान कहां पर कितना रहा। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति हम आपको अब बता रहे हैं कि कहां पर कितनी जो सिचुएशन है मिनिमम टेम्परेचर की वो कैसी रही। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति कहाँ पर कैसी रही वो हम आपको इस सेगमेंट में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत ओडिशा की तरफ रुख कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अब हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं और अन्य जगह पर क्या कुछ स्थिति रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बताते हैं आपको कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ओडिशा के कोरापुट में 14.6 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम न्यूनतम तापमान की स्थिति हमने अभी आपको बताई है। अब जान लेते हैं देश के अन्य कोनों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। एक नजर में आपको जानकारी दे देते हैं।
ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में 186 जो है AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो वहीं पुणे में ये 124 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बता रहे हैं, मुंबई में ये 101 दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं और कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 186 ये दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति रही। 230 ये यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना में ये 307 दर्ज किया गया और ये खराब श्रेणी में माना जाता है। आगे बढ़ते हुए अब हम रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। यहाँ पर ये 138 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में ये 96 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 100 से भी कम है, 100 के अंदर आता है। तो आपने जाना वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब आगे बढ़ते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि रविवार को बारिश हो सकती है, सोमवार को अच्छी खासी धूप खिल सकती है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 14 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, तो मिनिमम टेम्परेचर 5 से 7 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो श्रीनगर में रविवार से लेकर बुधवार तक आने वाले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान आपने जाना। पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के शिमला का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर रविवार को बारिश हो सकती है, सोमवार मंगलवार अच्छी खासी धूप रह सकती है, लेकिन बुधवार को चौथे दिन एक बार फिर से बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 21 से 24 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर की भी बात करनी जरूरी है, बता दें कि ये 8 से 12 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी कि शिमला में भी आने वाले 4 दिन का पर्यटन पूर्वानुमान आपने जान लिया। अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के हरिद्वार अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दें कि चारों दिन रविवार से बुधवार अच्छी खासी धूप रहेगी, सनी डे रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 33 के बीच रह सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 17 से 20 रह सकता है। यानी कि पहले दिन रविवार को 20 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन सोमवार से बुधवार को मिनिमम टेम्परेचर 17 रह सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी रहेगी, यानी कि सनी डे रहेगा, अच्छी खासी धूप रहेगी रविवार से बुधवार तक। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 35 से 38 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 20 से 22 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो खजुराहो में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में क्या कुछ स्थिति है आने वाले 4 दिन। तो यहाँ आप देखेंगे कि रविवार को और सोमवार को दोनों दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो 29 से 31 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 16 से 18 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन का जो मौसम पूर्वानुमान है वो आपको बता रहे हैं। नागालैंड के कोहिमा अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन
रविवार से बुधवार तक बारिश रह सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 18 से 21 रह सकता है। न्यूनतम तापमान जिसे कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान कोहिमा में आने वाले 4 दिन यानी कि रविवार से बुधवार तक का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए हम पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। जलपाईगुड़ी अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो रविवार सोमवार मिला जुला मौसम रहेगा। बाकी के 2 दिन मंगलवार बुधवार सनी डे रहेगा यानी कि अच्छी खासी धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है और वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 से 20 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी अगर आप जा रहे हैं तो मिला जुला मौसम चारों दिन देखने को मिल सकता है रविवार से लेकर बुधवार तक। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34 से 35 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 26 से 27 रह सकता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 35 और चौथे दिन 34 हो जाएगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 27 और चौथे दिन 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कन्याकुमारी का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी का रुख कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। हालांकि मंगलवार बुधवार बाकी के जो 2 दिन है मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। और अधिकतम तापमान की भी बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चारों दिन 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस, तो चौथे दिन यानी कि बुधवार को ये 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये तो आपने पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। हालांकि आपको बता दें कि जो मौसम इस वक्त चल रहा है उसके हिसाब से बुवाई और सिंचाई को अगर हम छोड़ दें तो जो पानी डाला जाता है, जो छिड़काव किया जाता है, उससे किसानों को बचना चाहिए। लेकिन ऐसे में हम आपको ये बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनको अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, अपनी फसलों को उन्नत फसल बना के कैसे उनसे लाभ लिया जा सकता है, ये सब जानकारी को एक साथ एकत्रित कर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। तो चलिए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में इस समय अधिकतर जगह बारिश की संभावना को देखते हुए किसान फिलहाल बुआई का काम टाल दें। अरुणाचल प्रदेश में ही जिन किसानों ने हाल ही में बुआई की है वे खेतों में सूखी पत्तियों या फसलों के अवशेषों से मल्चिंग करें। इसके अलावा इस समय खेतों में निराई गुड़ाई ना करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान भी बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए काटी गई फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय अगेती, अर्ध बौनी, आहू धान की किस्मों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें और भारी बारिश के बाद केले की रोपाई करें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान इस समय धान के खेतों में सिंचाई ना करें। यहीं बोरो धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही भारी बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल जूट, मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार ना करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान के खेतों में 5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे जल स्तर बनाए रखें। यहीं फिलहाल आहू धान की नर्सरी लगाने का काम टाल दें, जबकि भिंडी, तोरी और लौकी की बुआई जारी रखें। बराक घाटी इलाके में खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ केला और पपीता जैसे पौधों को सहारा दें। यहीं इस समय तैयार फलों और सब्जियों की जल्द से जल्द तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें, जबकि इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। असम के उत्तरी मैदानी इलाकों में आहू धान की रोपाई के लिए खेतों की जुताई करें। इसके अलावा यहाँ जूट, मूंग, उड़द और भिंडी की बुआई जारी रखें।
तो अभी आपने जाना असम और अरुणाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनको अच्छी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्षेत्र के हिसाब से कहां पर कौन सी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जानी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आज की फसल के बारे में। आज की फसल है करेला। और करेला जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे अच्छे गुणों से भरपूर होता है। साथ ही साथ ये जो समय चल रहा है वो करेले की बुवाई के लिए भी काफ़ी उपयुक्त समय है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बुवाई से लेकर सिंचाई तक इस फसल की देखभाल कैसे की जाती है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है ताकि जब तुड़ाई का समय आए तो अच्छी फसल किसानों को प्राप्त हो सके। ऐसे में करेले की फसल के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ राय है, वो तमाम जानकारी के साथ एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि करेले की अच्छी फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ऐसी और भी जानकारी आपने इसी कार्यक्रम में अभी देखी और सुनी है। अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं और चाहते हैं इस शो को एक बार फिर से देखना, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से सब, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा,
सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets, on human imagination, because that can never be replaced. exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. Eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Yes. Confronting global challenges head on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
बदलते भारत की शान।